हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मेरे साथ एक खास मेहमान है। जी हाँ, सियासी नहीं है, समाजी है, मजहबी है और समाज पर भी और मजहब पर भी उनका एक बड़ा असर है, भारी असर है। जी हाँ, मेरे साथ आज खास मेहमान है, कौमी सदर है जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब। आपका खैर मकदम है। मौलाना, क्या कहेंगे? तलाक तलाक तलाक, आखिरकार आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार जीत गई और सरकार ने यह तय कर लिया कि ऑर्डिनेंस लाएंगे और मुस्लिम औरतों को जो है जुल्म से बचाएंगे। क्या वाकई जुल्म हो रहा है और क्या ऑर्डिनेंस लाने की इस वक्त जरूरत थी? जुल्म तो जब होता है जबकि हर घर के अंदर तलाक होती जी, और हर मुस्लिम औरत इससे दो चार होती। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर इसको देखा जाएगा और इस पर से पर्दा उठाया जाएगा तो मुसलमानों में तलाक के वाक़यात अक्सरियत और दूसरी कौमों के मुकाबले में कम है जी। इसलिए कि इस्लाम अपनी बीवी बच्चों के साथ हुस्न मामले का और अच्छे किरदार का मुतालबा जिस तरह औरत से करता है उससे ज्यादा मर्द से करता है जी। मुसलमान जो अपने मजहब का मानने वाला है जी, वो उसके साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करता है। लेकिन 20 करोड़ मुसलमान हैं, वाक़यात भी होते हैं जी। उन वाक़यात को बुनियाद बना करके ये तसव्वुर देना कि हम मुसलमान औरतों को जुल्म तशद्दुद से आज़ाद रखना चाहते हैं, मैं इसको अलावा सियासी मसले के और सियासी लाभ और फायदा उठाने की कुछ भी नहीं समझता हूँ। यानी अब करके इस सब जो कवायद हो रही है वो आने वाले इंतखाबात के मद्देनजर हो रही है। वो ये बावर कराना चाहते हैं फिर कपरस्त तबके को, वो तबका जो हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों, दलितों और सबसे पहले नंबर पर मुसलमान को देखना नहीं चाहता है जी। उसको ये बावर कराना चाहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर अगर इस्लाम और मुसलमान के लिए नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं जी, हमारे सिवा कोई और नहीं है। लेकिन इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी को इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आया साफ तौर पे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम तंजीमें और बाकी जो कायदीन है वो इस मसले को सही तौर पे, वाज़े तौर पर रख पाने में नाकामयाब रहे। नहीं, ये बात नहीं, रखा सही तरीके के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट मुल्क का वजीर आलम लाल किले से तकरीर करता है और ये कहता है कि मैं मुस्लिम औरतों को उनका हक दिला कर रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ सारी कौम है, दूसरी तरफ उनके सामने उनका इलेक्शन है और इख्तिदार की कुर्सी है। वो ये समझते हैं कि जिन लोगों ने पिछले इलेक्शन में उनको वोट दिया है इकट्ठा हो करके वो 19 के इलेक्शन के अंदर उनके साथ नहीं रहेंगे जब तक वो ये तसव्वुर नहीं देगा कि इस्लाम के खिलाफ अगर मुल्क में हम कुछ कर सकते, हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये सारा उसका खेल है, मैं नहीं समझता। लेकिन उसी लाल किले से वो इस बात को भी कहते हैं वजीर आजम कि सबका साथ सबका विकास। इसकी कोई हकीकत अगर किसी के सामने हो आप उनसे पूछिए कि इसकी कितनी हकीकत है। सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका विकास और कहाँ है सबका साथ? मतलब यह है कि आप एक अकलियत के खिलाफ धर्म परिवर्तन की पॉलिसी चला रहे हैं। आपके लोग सोशल मीडिया के ऊपर ऐलान कर रहे हैं कि हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जो मुसलमान मुक्त हो। तो मैं ये कहता हूं कि कहाँ सबका साथ है, सबका विकास है। मुल्क के अंदर हाहाकार मची हुई है, कारोबार तबाह बर्बाद होने, कहाँ सबका साथ सबका विकास है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी और वजीर आजम ये चाह रहे हैं कि जो मुल्क है वो मुसलमान मुक्त हो। कांग्रेस मुक्त की बात तो उन्होंने कही थी। मैं ये कहता हूं कि अगर मुसलमान मुक्त नहीं तो जो लोग धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों को बरसरेआम जमा होकर के कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि हमें मुसलमान मुक्त हिंदुस्तान चाहिए, किसी के हाथ में तो हथकड़ी पड़ती, किसी के गले के अंदर तो फांसी का फंदा पड़ता, कोई कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन कहीं ये नहीं लगता कि जिस तरीके की तंजीमें हमारे पास है, आप जैसे माशाल्लाह 62
पर लोग मौजूद हैं, उस पूरे मामले की मुखालफत उस दर्जे पे नहीं हुई जिसका असर होगा? अगर हम मुखालफत उस दर्जे के ऊपर करें और गली कूचों में उतरें और इत्तेहाद को पैदा करें, तो हम ये समझते हैं कि मौजूदा दौर इख्तिदार को उससे जिंदगी मिलेगी और वो जो चाहते हैं वही होगा। अच्छा, तो फिर इस मसले का हल क्या है? आप एहतजाज करेंगे नहीं, रेजोल्यूशन पास करेंगे नहीं? हम ये समझते हैं कि इस मसले के सिलसिले में जो हमको मुल्क के दस्तूर ने जमानत दी थी, ये उस दी हुई जमानत के खिलाफ चल रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुसलमान उसकी निशानी को उसे आज़ादी के साथ अपने मजहब पर रहने न दिया जाए, छीन दिया जाए। हम इसके मुखालिफ हैं और करते रहेंगे। आइंदा दिनों के अंदर हमें क्या मौका मिलता है, मौका मिलेगा हम फिर उस वक्त इस चीज को उठाएंगे। आज हम ये समझते हैं कि अगर हम इसके खिलाफ गली कूचे में आएंगे और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, हमें कम फायदा पहुंचेगा, हमारे मुखालिफिन को, फिरका परस्त तनासिर को ज्यादा ताकत मिलेगी। हम खामोश हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन हज़रत आपके जवाब के बिल्कुल उलट आरएसएस चीफ ये कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए लेकिन मुसलमानों के बगैर नहीं, अगर मुसलमान नहीं रहा तो हिंदुत्व भी नहीं रहेगा। यही है, इसलिए कि वो जो तनाफुस है, खींचातानी है, अगर मुसलमान नहीं रहेगा वो खींचातानी खत्म हो जाएगी, उनके पास कोई मौजू ही नहीं रहेगा कि वो करें क्या। अच्छा, अब जो कुछ कह रहे हैं वो मुसलमान के मुआफकत के अंदर कि हम मुसलमान को साथ लेकर चलना चाहिए, ये 4 साल पहले उन्होंने क्यों ये बात नहीं कही? अच्छा भाई, जब उनका इख्तिदार था और वो इख्तिदार की कुर्सी पर इस तरह बैठे थे कि मुल्क बदकिस्मत था, मुल्क में कोई उनका अपोजिशन भी नहीं था अदालत के, पार्लियामेंट के अंदर, उस वक्त उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी कि हम आए हैं, मुतमईन रहे, अकलियत भी, दलित भी मुतमईन रहे, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये बात नहीं हुई। अब जब इलेक्शन आया और इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि मुल्क बेचैन है और ये समझा जा रहा है, और खास तरीके पर अगर इत्तेहाद और गठबंधन हो गया तो चिराग नहीं जल पाएगा। लेकिन जिस गठबंधन की लॉ की आप बात कर रहे हैं वो दिया भी टिमटिमाता हुआ है। नहीं, मैं कहता हूं अगर वो दिया टिमटिमा जाएगा, गुल हो जाएगा, तो ये सियासी पार्टियों की बिसात खत्म हो जाएगी, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अच्छा। ये अपने वजूद को भी महफूज नहीं रख पाएंगे, अपनी पार्टियों के वजूद को भी। ये उनका आखिरी मौका है, मैं कहता हूं। अगर ये मौका उन्होंने निकाल दिया और वो गठबंधन नहीं कर सके तो बर्बाद हो जाएंगे। मुल्क का तो जो हाल बनेगा, मैं कोई पेशेंट को ही नहीं कहता हूं। अब तक इतनी बार कोशिश हुई मौलाना, आपने पूरी जिंदगी देखी, कई बार ये महाज बने, कई बार बातें हुई, कई बार वोट शेयरिंग की बातें हुई, लेकिन बाद में नतीजे सामने आपके। हाँ, ये भी सही है, माजी बिल्कुल सामने है। लेकिन जो मुल्क के हालात जिनके लिए गठबंधन की आज जरूरत है, इससे पहले कभी जरूरत नहीं थी जी। कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन हुआ एक गठबंधन और एक सिंडिकेट गवर्नमेंट बनी, आपको भी याद होगी, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ थी। वो कांग्रेस और बीजेपी में वही फर्क है जो जमीन और आसमान के अंदर फर्क है। आज मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, 70 साल में, मेरी जिंदगी भी 78 साल की है, मैं देख रहा हूं कि मुल्क के अंदर ऐसे हालात तो कभी नहीं थे। अक्सरियत भी परेशान है, अकलियत भी, ऐसा लगता है जैसे हर एक आग के ढेर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये गठबंधन इनके वजूद का मसला है, उस वक्त वजूद का मसला नहीं था, एक सियासी इख्तिलाफ था जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग जमा हुए। वो बिल्कुल अलग अलग सिमत में चलने वाले थे, जमा हुए, जब इख्तिदार मिल गया वो फिर अपनी सिमतों के ऊपर बिखर गए। आज की सूरत हाल यह है कि जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो। अच्छा। अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो गठबंधन करें और अगर मरना चाहते हैं छोड़ दें मुल्क को। यानी ये मान लिया जाए कि एक बार फिर से मुसलमान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, क्यों इन बड़ी पार्टियों, छोटी पार्टियों ने ये जो इत्तेहाद की बात हो रही है,
पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? अब उनका वजूद खतरे में है तो इसलिए मुसलमान याद आ रहे हैं? नहीं, मुसलमान का मसला है। देखिए, मैं कहता हूं कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर गठबंधन हुआ जी, किसी भी दर्जे के अंदर, आपने नतीजे को देख लिया, कोई मुसलमान का मसला नहीं था। हाँ। वो जगह जो चीफ मिनिस्टर की अपनी जगह है, वो हल्का, वहां भी हिंदू ने उनको वोट नहीं दिया। ठीक है। फूलपुर के अंदर डिप्टी के चीफ मिनिस्टर खत्म हो गए दोनों के दोनों। अगर गठबंधन होगा तो उसके अंदर मुसलमान का मसला नहीं है। हिंदू, मुसलमान, दलित, यादव, हर एक दिए बैठा है। अगर गठबंधन होता है तो फिर चिराग बीजेपी का गुल हो जाएगा, मुल्क इस मुसीबत से बाहर निकल आएगा, और इसको बीजेपी भी समझ रही है, तभी मुसलमान की बात कर रही है। ठीक है, लेकिन आसाम में अगर हम चलें, जहां 40 लाख लोगों का मसला है, एनआरसी का मसला है, वो कैसे तय होगा? उनकी अपनी बाशिंदगी का बहुत बड़ा मसला है। अगर वो तबका हट गया, कट गया, तो तमाम ये जो गठबंधन हो रहे हैं वो ठगे के ठगे रह जाएंगे। देखिए, जमीयत उलमा 70 साल से वहां लगी हुई है। कोई दूसरी पार्टी हिंदुस्तान की, न मुस्लिम न गैर मुस्लिम पार्टी वहां के मसाइल क्या, हम ये जानते हैं। ये मसला आज का नहीं है, ये मसला 60 साल से चल रहा है कि मुसलमान की तादाद वहां बहुत है। कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर आसाम में है। फिर कपरस्त ज़हनियत उसको खत्म करना चाहती है। ये कहती है कि ये वहां के घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश को छोड़कर हिंदुस्तान में आ गए। 60 साल से चल, जब फखरुद्दीन साहब मरकज में आए भी नहीं थे, वहीं के रहने वाले थे, वहीं के मिनिस्टर थे। जमीयत उलमा हिंद ने मुसलमान को बाखबर किया कि अपने नेशनलिटी के सबूत अपने पास रखो, ठीक है, मुहैया करके रखो। ठीक है। मुसलमान 99% वहां इस कैफियत के अंदर है कि उसके पास सबूत हैं अपने नेशनलिटी के जी। और पूरी बीजेपी और फिरकापरस्त ताकतें एनआरसी के मसले पर जब गोगोई वहां के चीफ मिनिस्टर से लगे हुए थे, ठीक है, मैं गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के यहाँ, मैंने बात की, मेरे सामने उन्होंने गोगोई से बात की। गोगोई पर हमने प्रेशर डाला कि एनआरसी के मसले को आप छेड़ें और मुकम्मल चुनाचे शुरू हो गया। आज जो मसला है उसकी बुनियाद यही है कि 80% काम हो चुका था और सारे मुसलमान अपनी जगह के ऊपर अपनी नेशनलिटी पा चुके थे। ठीक है, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि हमारा तो ये दावा खत्म हो गया। जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर के वो बुनियाद कायम की कि जो प्रधान का सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। उस मसले को हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 101% हमारे हक के अंदर आया, तो उन्होंने एक दूसरी चाल चल दी और उसके अंदर 40 लाख हिंदू मुसलमानों को निकाल दिया। चूंकि हर मुसलमान के पास अपनी नेशनलिटी का कोई ना कोई सबूत मौजूद है, इसलिए हम तो मुतमईन है अपनी जगह के ऊपर कि अगर कानून और अदल इंसाफ हिंदुस्तान में जिंदा है तो मुसलमान को नेशनलिटी का हक देना पड़ेगा आसाम में, और अगर कानून मर गया तो हिंदू के लिए भी मरेगा, मुसलमान के लिए भी मरेगा। चले, मौलाना बात कर रहे हैं बीजेपी से थोड़े से नाराज है, कांग्रेस से काफी करीब है, देखेंगे आखिर ये दूरियां क्यों है, दूरियां खत्म होंगी कि नहीं खत्म होगी। फिलहाल वक्त है मेरे लिए एक वक्फे का, और वक्फे के बाद वापस लौटूंगा और मौलाना से मजीद गुफ्तगू करूंगा। आप इसको ये समझ लीजिए कि मैं कांग्रेस से करीब हूँ। मैं हर सियासी उस पार्टी से जिसकी बुनियाद मुल्क का सेकुलर दस्तूर है, मैं उसके करीब हूँ, और हर वो पार्टी जो एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है कौमी सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब। जी, बीजेपी से इतनी खफगी, इतनी नाराजगी, इतनी दूरी, जबकि मरकजी सरकार उन्हीं की है, और समाज में रहते हुए हमें मौजूदा सरकार के साथ शाना बशाना चलना होता है। नाराजगी भी है तो हमें कम से कम अपनी बातें रखनी होती हैं, अपने गुस्से का इजहार भी करना होता है और उनको मशवरे भी देने होते हैं। हाँ ठीक है, मैं ये बात नहीं कि मैं बीजेपी से नाराज हूँ। बीजेपी एक सियासी जमात है जी। मेरा सियासत से एक फूटी कौड़ी का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है,
और दुनिया जानती है कि मैं सियासी आदमी नहीं आप नहीं है। मैं तो सियासत क्या इख्तलाफ वो होगा कि बीजेपी ने इख्तिदार की कुर्सी जिनसे छीन ली है उनको इख्तलाफ होगा। मैं तो कभी इख्तिदार के करीब भी नहीं गया हूँ और जिंदगी के उस मरहले में हूँ कि मुझे कोई तमन्ना भी नहीं है। तो मेरा बीजेपी से क्या इख्तलाफ है। मैं सिर्फ एक मजहबी आदमी हूँ और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले अकलियत में हैं। मैं ये समझता हूं कि मैं एक मजहबी अकलियत की हैसियत से अपने मुल्क में जहां मैं हमेशा से रहता हूं, कहीं का आया हुआ नहीं हूं, मैं अपने मजहबी तशख़्ख़ुस और निशानी के साथ जिंदा नहीं रह सकता जब तक मुल्क के अंदर हुकूमत करने वाली सेकुलर पार्टी ना हो। आप इसको ये समझ लीजिए कि मैं कांग्रेस से करीब हूं। मैं हर सियासी उस पार्टी से जिसकी बुनियाद मुल्क का सेकुलर दस्तूर है, मैं उसके करीब हूं। और हर वो पार्टी जो सेकुलर दस्तूर को खत्म करके किसी खास मजहब का पाबंद मुल्क को बनाना चाहती, मैं ये समझता हूं कि मेरा मजहब दुनिया के अंदर, मुल्क के अंदर बाकी नहीं रहेगा। मैं उसकी मुखालफत करता हूं। आरएसएस चीफ कश्मीर के मुद्दे पर पहुंचते और कहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A वो नहीं मानते हैं। तो क्या आसाम में कुछ अलग है और कश्मीर में कुछ अलग है? मैं ये कहता हूं कि हालात और वक्त अलग अलग है जी। आप जो बात आज कह रहे हैं वो बात 4 साल से क्यों नहीं कहते। आप कश्मीर के अंदर बैठे हुए थे, कश्मीर में आप हुकूमत में शरीक थे, आप हुकूमत चला रहे थे, आपने कभी ये बातें नहीं कही। आज जब आपने देखा कि इलेक्शन करीब है, आप हिंदू गैर सेकुलर जहन को अपने साथ बना किस तरह सकते हैं, आपने इन मुद्दों को छोड़ दिया। तो हम तो इसकी कोई भी सियासी हकीकत नहीं समझते। हम तो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन करीब है, आप जो बातें कह रहे हैं, आपका मिजाज, आपकी पॉलिसी, आपका जहन उसके खिलाफ है। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन के अंदर फिर दोबारा इख्तिदार मिल गया तो मैं तो जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। मेरी उम्र तो 80 साल की हो रही। जो जिंदा रहेंगे वो देखेंगे कि मुल्क किधर चाहता जल रहा है और क्या इनकलाबात मुल्क के अंदर आते हैं, उसको ना अक्सरियत बर्दाश्त कर पाएगी ना अकलियत बर्दाश्त। यानी आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो है ताना बाना जो है वो 2019 के इंतखाबात को लेकर के बुना जा रहा है और कुछ नहीं। मौजूदा सरकार में कोई पॉजिटिव असल तस्वीर वो है जो इख्तिदार के बाद 4 साल के अंदर मुल्क के अंदर चली है, वो बीजेपी की असल तस्वीर है। हाँ। इसके अलावा जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो तो इलेक्शन करीब है इसलिए हो रहा है, उसकी कोई हकीकत और वास्तविकता नहीं। लेकिन कुछ ऐसी स्कीमें, कुछ ऐसे काम सरकार ने किए हैं जो आपको लगता हो कि अच्छे हैं या कोई भी काम नहीं किया? तो ये आप बताइए, उनसे पूछिए क्या स्कीमें हैं जिनके अंदर अकलियत को खुसूसियत से हिस्सा मिलाओ। कारोबारी लोग, चंद खानदान छोड़ दीजिए, उन खानदानों को छोड़ दीजिए जो इस वक्त चारों हाथ पैर से समेट रहे हैं और मुल्क की रूह उनके हाथ के अंदर है। अब ये बताइए उसके बाद किसी को क्या चीज मिली है? नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये नहीं है। कितने उन्होंने मुसलमानों के लिए स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए हैं। जो हमारे बाप दादा की बनाई हुई यूनिवर्सिटी थी जिसको हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरों से कह करके उनको उसको अकलियत का दर्जा दिलवाया था। आज उन्होंने वो हलफनामा जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था उसको लेकर के दूसरा हलफनामा भी दाखिल कर दिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अकलियती किरदार को खत्म करना चाहिए। ये वो हकीकत है जो इख्तिदार के जमाने में बीजेपी ने की है। इसके बाद ये बताइए क्या आज आरएसएस के लोगों का ये कहना कि बगैर मुसलमान के मुल्क चल नहीं सकता, मुझे ये बताइए कि जाहिल मुसलमान को रख करके आप ये भी कहते हैं कि मुसलमान के पास इल्म नहीं है, और मुसलमान के अपने बाप दादा ने आज से 100 साल पहले अपनी नस्ल को इल्म से आशना कराने के लिए जो यूनिवर्सिटियां बनाई थी उन यूनिवर्सिटियों को आप अकलियती किरदार भी नहीं देते। ये बताइए इन दोनों के अंदर नहीं, लेकिन एक बड़ी साफ सी बात नजर आती है मौलाना, और बड़ा साफ सा जवाब भी मैं चाहता हूं। क्या इन तमाम मुद्दों की जो जड़ है वो बीजेपी है? 60 साल कांग्रेस
की सरकारें रही। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने क्या करा? मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार को कांग्रेस ने दिया या किसी और ने दिया? ठीक है। आज उस अक़लियती किरदार को छीना क्यों जा रहा है और कौन छीन रहा है? बीजेपी ही तो छीन रही है। नहीं, ठीक है, आपको भी एक आध मुद्दे दिखाई देंगे जो बीजेपी ने सारे के सारे खराब कर दिए, लेकिन 60 साल में कांग्रेस ने जो किया, बाबरी मस्जिद का मुद्दा, जमीयत उलमा हमेशा तनकीद करती रही, और मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है इन्हीं कामों की वजह से खमियाजा भुगत रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर कांग्रेस अपने उन पूर्वजों के रास्ते पर नहीं चलेगी जिन्होंने कांग्रेस को मुल्क की आजादी से पहले चलाया था, तो कांग्रेस फिर जिंदा नहीं रह सकती, मर जाएगी। हजरत, आपने कहा कि कांग्रेस ने कोई मुद्दे ऐसे नहीं उठाए, दहशतगर्दी का इतना बड़ा मुद्दा जो अब पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है, ये मुद्दा इसका का सारा जो हिसाब किताब है, जो इसका दारोमदार है, जो इसका ताना बाना है, वो कांग्रेस के ही जमाने में बना। ऐसा ही है, हम तो कांग्रेस के ऊपर हमेशा तनकीद करते रहे इस मसले के अंदर जी। मैंने तो शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे, मैंने सोनिया जी को खत लिखा था, उसकी कॉपी अब भी मेरे पास मौजूद होगी। मैंने ये कहा था कि आरएसएस ने 60 साल के अंदर मुसलमान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना आपके होम मिनिस्टर ने 3 साल के अंदर नुकसान पहुंचाया है। उस वक्त उसने पूरी मुसलमान कौम को यह साबित करना चाहा है कि पूरा मुसलमान दहशतगर्द है। अभी चीथड़े भी नहीं उठते हैं वहां से जहां बम फटता है, और ये ऐलान कर दिया जाता है कि मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं, कहीं हुजी है, कहीं लश्कर तैयबा है, कहीं कुछ है, और उसके बाद आम मुसलमानों की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि कांग्रेस कौमी एतबार से किसी को दहशतगर्द नहीं कहती है। सही है, नहीं कहती है, लेकिन सूरत हाल तो ऐसी ही है जी। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस की तबाही का, और मैं कहता रहा हूं और मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस की तबाही का सबब यही है कि कांग्रेस ने इख्तिदार की कुर्सी पर उन लोगों को बैठाने में कभी एहतियात नहीं की कि जो बैठ रहे हैं उनका ज़हन, उनकी पॉलिसी और उनका नजरिया क्या है। जिसने भी गांधी कैप लगा ली और खद्दर पहन लिया और आ गया वो, तो कांग्रेस ने उसको टिकट भी दिया, और टिकट देने के बाद उसको इख्तिदार की कुर्सी पर भी बैठाया। वो कांग्रेस की कुर्सी पर बैठे और उन्होंने काम बीजेपी और आरएसएस का किया है, और कांग्रेस को इख्तिदार से इतना दूर कर दिया कि कांग्रेस आज उस मुल्क के अंदर जिसकी आजादी का सेहरा कांग्रेस के गर्दन के ऊपर है, सर पर है, आज वो अपोजिशन में बैठने की भी सलाहियत नहीं रखती है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने ही आस्तीन में सांप पाले हैं, यकीनन इसके अंदर कौन सी बात है, लेकिन कांग्रेस अपने दस्तूर के एतबार से एक सेकुलर जमात है, उसका माजी है, उसका किरदार है, जमीयत उलमा के साथ उसका ताल्लुक रहा है उस जमाने में जब उसका ज़हन ये था। जब ज़हन के अंदर या पॉलिसी के अंदर तब्दीली आई तो हमसे ज्यादा कांग्रेस के ऊपर किसने तनकीद की होगी? हमने तो उसके खिलाफ तहरीकें चलाई हैं, जेल भरो तहरीक हमने चलाई है कांग्रेस की। हम उस पार्टी के साथ हैं जो हिंदुस्तान के सेकुलर दस्तूर की मुहाफिज सिर्फ जबान से नहीं है बल्कि अमली एतबार से भी मुहाफिज है। हम उस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस बड़ी, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में जाए, यूपी में बाप बेटे के झगड़े ने सरकार गवा दी, रिश्ते गवा दी, अब चाचा भी एक अलग गढ़े के साथ आ गए हैं, अमर सिंह उनके साथ हैं। क्या लग रहा है इतने सारे छेद क्या इस गढ़े को भर पाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि शिवपाल जी का इस वक्त में पार्टी बनाना दर हकीकत वो बीजेपी के इशारे के ऊपर है। जो मुसलमान उनके साथ चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो अपने मुस्तकबिल से किससे अंधे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि उनके साथ चलना उनको कौमी एतबार से कितना नुकसान पहुंचा और मुल्की एतबार से मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा। वो चले जाएं, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर अलावा पशेबानी और शर्मिंदगी कुछ नहीं होगा, इसलिए वो जाए। मैं समझता हूं कि शिवपाल जी का इस वक्त पार्टी को बनाकर सामने आना ये 100%
बीजेपी के और आरएसएस के इशारे के ऊपर है। अगर इस वक्त मायावती भी गठबंधन से अलग होकर के खड़ी होंगी तो दलित उनके साथ नहीं जाएगा और वो भी अपनी सियासी जिंदगी को खत्म कर देंगे। यानी सब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, आखिरी मर्तबा है। अगर ये लोग साथ रह करके गठबंधन नहीं करेंगे, इन सब की पार्टियां उनके वजूद खतरे में पड़ जाएंगी, बाकी नहीं रह सकते। अच्छा मौलाना, एक बात और, क्या मरकजी हुकूमत ने, वजीर आजम ने कभी आपको अपने पास बुलाने का न्योता दिया? सर्वधर्म सम्मेलन करते रहते हैं। क्या ताल्लुक है मेरा? क्या देखिए, मुझसे लोगों ने कहा कि जाना चाहिए और मैं भी समझता हूँ कि जाता, लेकिन मेरे पास सबसे पहले मेरे पास कुछ ईसाई आए और वो आकर के कहने लगे मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं और हर तबके में हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और ये भी हैं और सिख भी लोग हैं। वो लोग मेरे पास आए और आकर के अफसोस के साथ कहने लगे कि हम तकरीबन 42 या 43 लोग हम प्राइम मिनिस्टर से मिले और हमने जाकर के ये बात कही कि हमारे चर्चों को आग लगाई। यार ये बिल्कुल इब्तिदा की बात है, लेकिन भाई हमें बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने हमारी बातों को सुना और ये कहा कि जो तुम्हारा जी चाहे तुम करो, जो मेरा जी चाहेगा मैं करूंगा। अच्छा, तो मैंने ये समझा कि प्राइम मिनिस्टर हकीकत यह है कि किसी एक जमात का नहीं, पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। सही बात है। उन्हें गौर से सुनना चाहिए था। अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो उनसे ये कहना चाहिए था कि मैं आपके साथ हूं, मैं इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। मैंने ये समझ लिया क्या ये तो क्रिश्चियन का हाल है, मुसलमान तो धार के ऊपर उससे पहले खड़ा हुआ है। अगर मुसलमानों की कोई जमात जाएगी तो क्या पता वो आपको गले लगा लेते, क्या पता आपका इस्तकबाल करते। गए लोग गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी को गले तो लगाया नहीं। अच्छा, नहीं लगाया तो मुझे कैसे लगा लेते गले? अच्छा, इसलिए मैंने तो ये सोच लिया अगर बुलाएंगे तो वो मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे नजदीक वो सबसे बड़े बाइज्जत आदमी हैं मुल्क के। 10 मरतबा बुलाएंगे मैं 10 मरतबा जाऊंगा, लेकिन मैं खुद उनके दरवाजे के ऊपर जाकर के अपने आप को रुसवा करूं। मैंने सोचा कि मुझे नहीं जाना है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, मुझे एक पैसे की तवक्को नहीं है और ना एक पैसा लेना है, ना एक पैसे भर उनसे इक़्तिदार लेना है। जी बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत बड़ा बादशाह है, 2019 भी बिल्कुल करीब है, एक कदम दूर। उसे कदम पर देखना यह है कि जो इतिहास है वो दोहराया जाएगा या फिर नया लिखा जाएगा। इसका इंतजार मौलाना अरशद मदनी साहब को भी है, जमीयत को भी है और इस पूरी आवाम को भी। तब तक आप भी इंतजार करिए, मैं भी इंतजार करता हूं और मैं इंतजार करूंगा अपने अगले मेहमान का भी। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया, आदाब।